बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बैक्टीरिया के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके अंदर बड़े तफसील से बता चुका हूं। आज हम बैक्टीरिया का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को रिवाइज करता चलूं कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है और इसके अलावा बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि सेल मेम्ब्रेन इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है ना सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे भी कहते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के लिए ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ऑल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल आर एब्सेंट। जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ लिखा है, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस। और इसके अलावा इवन के जो बायोलॉजिकल इंक्लूजन जो बॉडीज होती है साइटोप्लाज्म के अंदर वो भी बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है। बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तमाम ऑर्गेनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में राइबोसोम प्रेजेंट होगा। राइबोसोम्स के अलावा जितने भी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल है, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेनियस हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेनियस हो, तमाम के तमाम जो है बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस है, राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ये मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के जो सबसे ऊपर, बैक्टीरिया के सबसे ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकेलेक्स। बी रिमेंबर दैट कि जो ग्लाइकोकेलेक्स है वो बैक्टीरिया का अपना कोई ओरिजिनल पार्ट नहीं होता है। जैसा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, कोई ओरिजिनल इस तरीके से कोई उसकी अपनी जाती परमानेंट मेम्ब्रेन नहीं है। ग्लाइकोकेलेक्स जस्ट उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसके इर्द गिर्द एक लेयर बनी होती है, तो उसका नाम क्या है? ग्लाइकोकेलेक्स। ये मैंने रेड से शो किया है। ग्लाइकोकेलेक्स के बाद ये सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम आते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें हमें एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलेगा। इसका नाम है प्लाज्मिड, यानी इसके अंदर प्लाज्मिड भी है। और प्लाज्मिड के अलावा ये जो है ना इसका जेनेटिक पार्ट है जिसको हम जीनोफोर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जेनेटिक पार्ट जो है इसके साइटोप्लाज्म के साथ बिल्कुल कंटिन्यूअसली होगा। इसके साइटोप्लाज्म से इसका जेनेटिक पार्ट सेपरेट नहीं है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। उसके बाद ये बहुत सारे राइबोसोम है, एक मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड है। एक राइबोसोम का एक राइबोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा राइबोसोम, इस तरीके से जब बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के साथ जब बाइंड करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स। इसके अलावा जो कुछ राइबोसोम होंगे वो इस सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से अटैच होंगे। मैंने शो किया है रेड से, ब्लैक सेल मेम्ब्रेन है और ये रेड से मैंने जो शो किया गोल गोल, ये हमारे पास राइबोसोम है। ये राइबोसोम अटैच है सेल मेम्ब्रेन के साथ, यानी राइबोसोम्स फ्रीली भी हो सकते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी हो सकते हैं, और राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के साथ भी बाइंड होते हैं जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। ये तो था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है, जीनोफोर है, राइबोसोम है, पॉलीसोम्स है, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म वगैरह ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जैसा कि हमें पता है कि ये ग्लाइकोकेलेक्स है, और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे मैंने शो किया रेड रेड से जो कि सेल वॉल से ओरिजिनेट हुए हैं, इन छोटे छोटे जो जो बिल्कुल फाइबर्स नुमा है इनको हम कहते हैं पिली। क्या नाम देते हैं इनको? पिली का नाम देते हैं। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो जो रेड से मैंने शो किए हैं सेल वॉल से बाहर जो लंबे लंबे धागे आपको नजर आएंगे, ठीक है, लार्ज थ्रेड नुमा आपको नजर आएंगे, इसका नाम है फ्लैजिला। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और इनका जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है ये क्या है
और उसके बाद सलवार किस चीज़ का बना है, ग्लाइकोकेलेक्स किस चीज़ का बना है, और ये जो फ्लैजिला है ये किस चीज़ का बना है, देन जो पिली है वो किस चीज़ का बना है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी जो आउटरमोस्ट जो कवरिंग थी प्रोटेक्शन के लिए, उसको हमने नाम दिया था ग्लाइकोकेलेक्स का। ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है, ये इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी ये ग्लाइकोकेलेक्स किस चीज का बना हुआ है। ग्लाइकोकेलेक्स बना हुआ है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, यानी म्यूकोपॉलीसेकेराइड से क्या बनेगा, ग्लाइकोकेलेक्स बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये म्यूको और पॉलीसेकेराइड ये क्या चीज है। ये दो लफ्ज है, एक है म्यूको, दूसरा है पॉलीसेकेराइड्स। म्यूको निकला है म्यूकस से, और ये म्यूकस किसका है, लिपिड का है, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड हमें पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन के आएगा, ग्लाइकोकेलेक्स। इसको लिपोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। अब ये ग्लाइकोकेलेक्स क्या होता है, ये एक आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के ऊपर ये पाया जाता है, सिलवाल के बाहर है, और ये होल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रहा होता है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोकेलेक्स है, हमारे पास फर्दर ग्लाइकोकेलेक्स की मजीद दो टाइप्स है। एक है स्लाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम, और दूसरा है कैप्सूल। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिसके ऊपर स्लाइम होगा, यानी ग्लाइकोकेलेक्स है ना, स्लाइम भी ग्लाइकोकेलेक्स है, कैप्सूल भी ग्लाइकोकेलेक्स है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है ये इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम होगा, और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है ये इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल होगा। अब ये जो स्लाइम है ये सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट ग्लाइकोकेलेक्स होंगे, ये थोड़ा सा लूज होगा। इसका काम क्या है, जस्ट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल। अब वो जो बैक्टीरियल सेल है उसे वाटर की लॉस को और न्यूट्रिशन को जो लॉस है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। कौन, स्लाइम। स्लाइम का इसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, वाटर के लॉस को, न्यूट्रिशन के लॉस को फ्रॉम द होस्ट सेल, उसको ये प्रिवेंट कर सकता है, बस। इसके आगे इसका कोई काम नहीं है। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होती है हार्ड इन नेचर। स्लाइम बैक्टीरिया सॉफ्ट इन नेचर, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हार्ड इन नेचर। इसके अलावा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या करती है, हिडन द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। जो होस्ट इम्यून सिस्टम है, जो आपका ब्लड का पूरा निजाम है, उससे क्या करेगा, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा। किस तरह, फर्ज करें बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गई। जैसे ये बैक्टीरिया बॉडी के एंटर होगी तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर जो WBCs है वो उसको एज अ फॉरेन एंटीजन करेंगे। WBCs के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। अब वो मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाएंगे। जैसे वो एक्टिव होंगे वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, बैक्टीरिया को इंगल्फ करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगी उसके ऊपर जो कैप्सूल होगा, यानी जो ग्लाइकोकेलेक्स होगा, ये उस इम्यून सिस्टम को, उस मैक्रोफेजेस को बैक्टीरिया को पहचानने नहीं देगा। यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका मैक्रोफेजेस है, वो बैक्टीरिया को नहीं पहचानेंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया है या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कैप्सूल है। एक तो ये है, एक तो ये इस तरीके से ये जो है ना बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा लेता है। दूसरा तरीकाकार ये है कि जो आपकी बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के ऊपर जब ये ग्लाइकोकेलेक्स होता है, चाहे वो कैप्सुलेटेड हो या स्लैम हो, लेकिन ज़्यादातर हम कैप्सूल को मानते हैं, तो ये स्लैपरी इन नेचर होता है, ये थोड़ा स्टिकी होता है और स्लैपरी होता है। तो जैसा कि फर्ज करें ये मेरा हाथ है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया के ऊपर माइक्रोफेज अटैक करेगा, ये माइक्रोफेज ने अटैक किया, उसको इंगल्फ करने की कोशिश करेगा। तो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया के ऊपर जो कैप्सूल होता है वो स्लैमी इन नेचर होता है, तो वो इससे स्लिप होकर बाहर आएगा, फिर ये अटैक करेगा मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेजेस जो WBCs के जो सेल होते हैं वो फिर अटैक करेंगे, फिर ये जो है ना फिसल के बाहर आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि ये स्लैमी थोड़ा स्लैपरी होता है, तो ये होस्ट इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाता है। और दूसरा तरीका क्या ये है कि ये बैक्टीरिया को होस्ट जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचानने नहीं देगा, यानी उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये बैक्टीरिया है, क्योंकि उसको जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, कैप्सूल है। इस कैप्सूल ने इसको मुकम्मल तरीके से घेरा हुआ है। अब होस्ट जो इम्यून सिस्टम है, यानी जो आपके मैक्रोफेजेस जो WBCs की जो सेल्स है, वो उसको नहीं पहचानेंगे कि ये बैक्टीरिया ये क्या है। अगर पहचान भी लिया तो जैसे इसने इंगल्फ की तो ये स्लैपरी इन नेचर, ये बाहर आएगा। फिर अगर आपके WBCs ने अटैक की, फिर ये बाहर आएगा। तो इसीलिए कहते हैं ये वायलेंट होते हैं। अब मैंने नीचे लिखा भी है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर वायलेंट इन नेचर। वायलेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी ये दो प्रॉपर्टी है। एक तो ये है कि ये फर्स्ट एक चादर की तरह है, बैक्टीरिया को अपने अंदर लपेट के रखता है,
तो मैक्रोफेजेस को पता नहीं चलेगा कि ये बैक्टीरिया है क्या है। दूसरा, अगर पता चल भी गया तो ये स्लैपरी इन नेचर है। जैसा मैक्रोफेजेस ने इसको एंगल्फ करने की कोशिश की, यानी इसको निगलने की कोशिश की, तो ये स्लैपरी है, ये स्लिप होकर वापस बाहर आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होती है वो वायलेंट इन नेचर है। तो ये प्रोटेक्शन का तरीकाकार है। तो शुरू में मैंने क्या कहा था कि जो ग्लाइकोकेलेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, किस तरह? जैसा कि वाटर के लॉस को बचाता है, न्यूट्रिशन के लॉस को बचाता है, होस्ट इम्यून सिस्टम से इसको बचाता है। ठीक है, ये था ग्लाइकोकेलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स के बाद हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकान की, यानी पेप्टिडोग्लाइकान से बैक्टीरियल सेल वॉल बनी है। ठीक है, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। अब ये जो पेप्टिडो और ग्लाइकान, ये दो लफ्ज है, दो टर्म है, पेप्टिडो एंड ग्लाइकान। पेप्टिडो निकला है पेप्टाइड से, और पेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन, यानी कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, एक से ज्यादा अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। और यही पॉलीमर्स क्या बनते हैं, आगे जाकर प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ग्लाइकान। ग्लाइकान का मतलब होता है शुगर या ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकान है, ये शुगर है, ये हमारे पास दो किस्म की होती है। एक हमारे पास है NAG यानी नैक, दूसरा हमारे पास है NAM यानी नैम। NAM से क्या मुराद है? N से N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और सेकंड से क्या मुराद है? N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। यानी कि दो किस्म के शुगर और एक प्रोटीन होगा, यानी एक हमारे पास प्रोटीन है और फिर हमारे पास शुगर है, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? पेप्टिडोग्लाइकान बनेगा, और उस पेप्टिडोग्लाइकान से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। बैक्टीरिया के अंदर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, ये जीनोफोर तो नहीं है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा? जिस बैक्टीरिया के, हर बैक्टीरिया के अंदर याद रखो प्लाज्मिड नहीं होता है। अब जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है तो ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा टू एंटीबायोटिक्स, यानी जो हम बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक लेंगे, एंटीबैक्टीरियल जो हम टैबलेट वगैरह लेंगे, तो ये उसको रेजिस्ट करेगा। यानी कि ये एक ऐसा तरीकाकार अपनाएगा कि जिससे वो जो एंटीबायोटिक है वो आपके लिए कारामद, यानी आपके लिए मुफीद साबित नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करेगा? उस जो एंटीबायोटिक है उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर था यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।